अब सुनो बच्चों, उसका जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 7। एवरीवन अब सुनो, क्या फर्क है ये जो तुमने एन और डी लिया, समझ में आ रहा है? उधर उन्होंने स्क्वायर बोला है और एक का क्यूब बोला है, लेकिन मुझे पता है तुम लोग सॉल्व नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं खुद करवा रहा हूँ सॉल्व। तुम्हें भरोसा है मुझे। क्वेश्चन नंबर 7 और उसका है 1 स्क्वायर 2 क्यूब 2 स्क्वायर 3 क्यूब, सॉरी यहाँ पे 1 2, फिर 3 स्क्वायर 4 क्यूब ऐसे है क्वेश्चन आपका, और 1999 स्क्वायर आई थिंक 2000 है करेक्ट क्यूब। सो अगेन हम लोग सबसे पहले तो हमने क्या बोला था कि हम स्क्वायर को तो कंसीडर करते ही नहीं है, पावर अरे स्क्वायर भी करवाया ना। हमारा मेन क्या था, ये तुम्हारा n हो जाएगा और ये d डिनोमिनेटर। एवरीवन तो शुरुआत करो ना साथ में सॉल्व करते हैं। चलो अब यहाँ पे हमारा स्टार्ट क्या होगा, 1 d इक्वल टू, बराबर है। हमने क्या था, हम लोग कंडीशन किसी भी एक पे ही रखेंगे। सो n लेस देन इक्वल टू 19 यस नो एवरीवन। अब s इक्वल टू s प्लस, यहाँ देखो n स्क्वायर एंड d क्यूब, बस इतना सही था, बाकी सब सिंपल। अभी n इक्वल टू n प्लस 1 d इक्वल टू d प्लस 1, क्योंकि इस बार दोनों एक एक से बढ़ रहे हैं ना। प्रिंट स्टॉप, सिंपल। एवरीवन, अभी बिफोर गोइंग फॉर फर्दर क्वेश्चंस मैं आपको एक एग्जांपल क्वेश्चन देता हूं। एग्जांपल मतलब एक प्रैक्टिस के लिए जो शीट में नहीं है, समझ में आ रहा है? बट क्या है कि इस शीट में फिर उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है तो डायरेक्टली फिर समझ में आएगा। अब यहाँ देखो, तो इसमें मैं नंबर नहीं दे रहा हूं, मैं सिर्फ इतना लिख रहा हूं। देखो एग्जांपल क्वेश्चन, एवरीवन 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 1 प्लस 1 1 1 1 1 1 1। अरे 1 11 111 1111 1111 1111 समझ आ?
अब सुनो, इसमें भी बहुत सारे रास्ते हैं, समझ में आ रहा है? गैप वाला भी रास्ता है, डायरेक्ट भी है, सब अलग अलग है। मैंने क्या बोला, जो पैटर्न तुमको क्लिक हो जाए पहले कैसे सॉल्व करना है, ठीक है? अब देखो, स्टार्ट कॉल तो होगा ही एवरीवन, ये सब हमारे क्या है, एन। तो शुरुआत कहां से हो रही है? इज एन लेस इक्वल टू, बराबर है? यस, नो। इफ यस, 0 + 1 एवरीवन। बट नेक्स्ट टर्म क्या आना चाहिए आपका? आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्योंकि हमको n को उस हिसाब से इंक्रीमेंट करना है कि जब हम लोग वापस आएंगे तो n की वैल्यू क्या होनी चाहिए एवरीवन? आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो यहाँ देखो, n = n × 10 + 1। अभी n की वैल्यू क्या है? सो 1 × 10 + 1, आगे 11, आगे 11, 11 × 10 + 1। सिंपल। वो मत करो, सीखो। मैंने आपको ये जो क्वेश्चन करवाया, आपको शायद क्लिक तो हो ही गया होगा कि अपने ही शीट में क्वेश्चन पर थोड़ा सा फर्क है। देखो, क्वेश्चन नंबर 9 एवरीवन, 1 + 11 + 111 + 1000 up to 25th टर्म। सेम क्वेश्चन है, कहां सेम है? उधर 11,111 पे खत्म हो जाता है और यहाँ उन्होंने बोला है, बट ये थोड़ा कॉमन सेंस लगाने का कि 25th टर्म बोला है, मतलब वो समझ में आ रहा है आपको? 25th टाइम जाने के लिए बोल रहे हैं। सो 25th टर्म कौन सा होगा? 25 टाइम्स 1। इधर तो कॉमन सेंस है ना कि 25 टाइम्स 1 होगा ना। तो तुम क्या करता है, ये सेम लॉजिक अप्लाई करेंगे हम लोग। हाँ, कि सर बड़ा सवाल देंगे डिसीजन बॉक्स, जैसे 5 बार लिख देंगे। 25 करना है तो 5 बार करना, सेट होना नहीं। चलो मैं बोलता हूँ कर भी लिया, हो सकता है 25 ही है, एडजस्ट कर भी सकते बड़ा डेसिमल। 100 होता तो 2 पैसे बना दे साहब, ऐसे यहाँ से सब मारते हैं, ऐसे लेके आते हैं। सुनो, ध्यान से सुनो, लॉजिक क्या आ रहा है उसके अंदर। अगर आपके क्वेश्चन में, सुनो, अगर आपके क्वेश्चन में क्या आ गया, मतलब समझ जाओ कि काउंटर सेट करना है। मैं अगर फ्लोचार्ट को 25 बार घुमाऊंगा तो इंक्रीमेंट उतनी बार ही होगा ना हर बार। थोड़ा दिमाग लगाओ ना। यहाँ देखो, अभी तो सोल्यूशन क्या होगा? स्टार्ट कॉल, इस बार जो हमारा काउंटर होगा ना, काउंटर बोला मैंने, काउंटर वो भी सेट होगा ना। x = टर्म बोला ना मैंने, टर्म। टर्म मतलब क्या आएगा? क्या आएगा? और यहाँ देखो, और ये तो हमारा n है ही ना, n। वो भी शुरुआत कहां से हो रही है उसकी? कहां से हो रही है? चलो, लेकिन बच्चों देखो, अगर हमने काउंटर सेट किया, क्या सेट किया? तो चेक भी काउंटर ही करेंगे ना। अपना फॉर्मूला ही क्या है? सेट द काउंटर। सो इस बार x < 25। समझ में आया? यस, नो। अब यहाँ पे s = s+, वो तो नॉर्मली होगा ना। अरे एक्यूमुलेट तो नहीं होगा ना, काउंटर से कोई लेना देना नहीं है। काउंटर को सिर्फ घुमाने के लिए फ्लो चार्ट को, तो काउंटर का और s का कोई लेना देना नहीं है बच्चों। और इसके बाद तुम n को इंक्रीमेंट करोगे, वो तो नॉर्मल आएगा ना फिर से, बट इस बार x भी तो आएगा ना। समझ में आ रहा है? अब तुम खुद सोच लो कि अगर 25 बार ये फ्लोचार्ट घूमेगा तो 25 बार ये n की वैल्यू भी तो इंक्रीमेंट होगी ना। तो अपने आप 25 टर्म आ जाएगा ना। हो गया तुम्हारा काम। प्रिंट एंड स्टॉप।
अब तुम ये मत बोलो सर वो 8th क्वेश्चन रह गया, देख लो जरा 8th क्वेश्चन इसी लाइन पे। सो 8th क्वेश्चन क्या हो गया तुम्हारे लिए, समझ में आया? 8th क्वेश्चन इज होमवर्क। एंड 10th क्वेश्चन कैंसिल कर दो। अब वो 11th क्वेश्चन पे आ जाओ। मैंने बोला था एक ही लाइन का क्वेश्चन है जो हम लास्ट में करेंगे। चलो अब देखो उस क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कुछ कि इनपुट 2 नंबर्स, करेक्ट, और उसकी वैल्यू को स्वैप करना है। देखो मतलब समझो फॉर एग्जांपल यहाँ देखो हमने इनपुट में a की वैल्यू 5 ली और b की वैल्यू 10 ली। एग्जांपल कि यूजर ने a की वैल्यू क्या दी 5 और b की वैल्यू क्या दी, तो आपको स्वैप करना है, मतलब फिर उसके बाद a की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए और b की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए। समझ में आ रहा है? इसका आंसर तुमको दिखा रहा हूं। देखो सबसे पहले क्या आएगा स्टार्ट, उसके बाद इनपुट, बराबर है एवरीवन। नाउ बस ये इसका यहां पे इतने में इसका आंसर है प्रिंट AB एंड फाइनली। और इस पूरे क्वेश्चन में बच्चों सिर्फ इस बॉक्स के 8 मार्क है। अब देखो उन्होंने क्या बोला है, इनपुट 2 नंबर्स फ्रॉम द यूजर एंड ड्रॉ फ्लो चार्ट टू स्वैप देयर वैल्यूज। फिर ब्रैकेट में हिंट दिया है यूजिंग 2 वेरिएबल्स एंड यूजिंग राइट नाउ आई एम सॉल्विंग 3 वेरिएबल्स। मैं इससे सॉल्व करके दिखाता हूं। मतलब क्या, 2 अपने पास ऑलरेडी है A एंड B, थर्ड आप यूज कर सकते हो C। समझ में आया? अब यहां देखो अलग तरीके से समझाता हूं। मेरे पास 3 ग्लास है एवरीवन, एक में कोक है, क्या है एक में माजा है और सी खाली है। सी क्या है? अब सुनो स्वैप करना है, मतलब माजा ए में आना चाहिए और कोक बी में आना चाहिए। समझ में आ रहा है? अभी देखो मुझे पता है आपको समझ में आ गया क्या करना है, बट स्ट्रक्चर करते हैं उसको। क्या हम पहले ए को शिफ्ट करेंगे, सो अब यहाँ पे कोक आ गया। फिर हम लोग बी को शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे माजा आ गया, और फिर हम लोग यहाँ पे कोक आ गया। बराबर है ना? ये करना बहुत इजी था, इसको लिखना है। तो सुनो असाइनमेंट याद करो, जिसको वैल्यू जाती है वो लेफ्ट हैंड साइड होता है और जिससे वैल्यू आती है वो राइट हैंड साइड होता है। तो देखो जब तुमने फर्स्ट स्टेप लिया तो C को वैल्यू असाइन हो रही थी ना, तो C इक्वल टू, समझ में आया? फिर आपने B की वैल्यू किसको शिफ्ट की, A इक्वल टू, और फिर आपने B को C की वैल्यू दी ना, सो A इक्वल C इक्वल टू A इक्वल टू B। क्लिक कहाँ हुआ? क्या बस बोल रहे हो? अब देख के भी कोई फायदा नहीं ना, कॉपी करना पड़ेगा फटाफट। सुनो सुनो, गलती से भी एग्जाम में से कुछ मत करना। ये सिर्फ तुम्हारे समझाने के लिए, ताकि वो C थर्ड वेरिएबल है। ग्लास मतलब सिर्फ एग्जाम के लिए दिया, एग्जांपल बस वो। तो एग्जांपल कोक इधर डाला, पेप्सी इधर डाला, माजा इधर गया, पता नहीं क्या बनाओगे वहां पे। चलो फटाफट फटाफट कॉपी करो फास्ट।
और कुछ भी नहीं है, ए है, बी है और कुछ भी नहीं है बच्चों। ठीक है, अगेन देखो, चलो यहां देखो सब लोग सेम, और ये बाकी सब तो सेम ही रहेगा, बट ये जो लॉजिक तुमको सिखाया अब नहीं चल सकता। मतलब ऐसे ही हो सकता है कि एक में पेप्सी है, एक में माजा है। समझ आ रहा है? वो तो चल ही नहीं सकता ना। तो चलो चलो थोड़ा मैथ सीखते हैं। देखो अभी एवरीवन, अब मेरे पास सिर्फ ए है और बी है, थर्ड में इंट्रोड्यूस कर ही नहीं सकता क्योंकि अब यूजिंग टू वेरिएबल्स ही है, सिर्फ यूजिंग मतलब ए और बी है। बस आपको कुछ ऐसा सोचना है जिससे ए और बी में स्वैप हो। चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल ए और बी, और हमने क्या बोला है कि ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू एवरीवन। तो मैंने क्या सोचा था क्या कि पहले ना मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं, दोनों वैल्यू को ऐड कर देता हूं। कितना आएगा? कितना आएगा? और अगर 15 में से मैं दोनों वैल्यू को एक एक बार माइनस करूं तो रिवर्स वैल्यू आएगी ना। अगर मैं 15 में से 10 माइनस करूं तो, और अगर मैं 15 में से 5 माइनस करूं तो, समझा कुछ एवरीवन? समझा? तो लिखने का कैसे वो सोचते हैं ना, मेन तो वो है। अब यहाँ देखो कैसे लॉजिक है, और इसका यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक समझ में आता है? ऑल्टरनेट सॉल्यूशन ही नहीं होता। यहाँ देखो अभी a इक्वल टू a प्लस बी, और देखो 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 ये ना मैं एग्जांपल ले रहा हूं सिर्फ, आप फिर कोई भी वैल्यू लेना चलेगा। समझ में आ गया? सो पहले 5 प्लस 15, अब a का नया वैल्यू क्या आ गया है? ये याद रखना कि अब a का नया वैल्यू क्या है? क्या है? अब देखो b इक्वल टू a माइनस बी करूंगा मैं। बच्चों a का वैल्यू क्या है? b का क्या है? और ये 5 किसका वैल्यू अब हो गया? सो b का नया वैल्यू क्या है? अब लिखूंगा a इक्वल टू a माइनस बी। a का वैल्यू क्या है? b का नया वैल्यू क्या है? सो ओनली 3 स्टेटमेंट्स। सो a इक्वल टू, दोनों को ऐड कर दिया और फिर टोटल में से एक एक वैल्यू माइनस कर दी। देखो सुनो मेरी बात सुनो, प्लीज अफसोस मत करो। ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, क्लिक हुए तो हुए, नहीं हुए तो नहीं हुए। ऐसे देखो कोई एक क्वेश्चन से तुम्हारा आईक्यू लेवल कम है, ये ऐसा नहीं होता। समझ? और तुमको भी पता है कि हर क्वेश्चन हर एक पर्सन सॉल्व नहीं कर सकता। समझ में? अब ऐसे तो कितनी बार तुमको एसएमएस आते हैं पैटर्न वाले, 2 2 2 2, फिर उसका एक आंसर होगा, जल्दी उसका फिर बोला तुम नेक्स्ट पैटर्न ढूंढो। तुम ट्राई करते हो ना, नहीं होता तो क्या उसके पीछे लगे रहते हो क्या? फिर वेट करते हो, आंसर तो आएगा ना कभी कभी। अब नेक्स्ट टाइम किसी ने वही क्वेश्चन भेज दिया तो फटाक से आंसर। सो एक चीज हमें देखो, ऐसा नहीं कि हमें भी सब कुछ आता है। ये देखो जितने भी प्रोफेसर तुम लोग देखना बच्चों, हर एक प्रोफेसर की भी नॉलेज में भी एक लिमिट तो होती है, क्योंकि नॉलेज इतना सारा है कि इट इज नॉट पॉसिबल कि आपको हर एक चीज क्लिक हो। तो सब फील मत करो यार हमको तो क्लिक ही नहीं हुआ ये चीज। पर मैंने क्या बोला, ये ना मैंने आपको एक्सट्रीम केस दिखाया है। समझ में आ रहा है? मैं ऐसा चाहता हूं कि अगर मैं थोड़े क्वेश्चन पे करा रहा हूं तो थोड़े क्वेश्चन पे ऐसे कर रहा हूं जो आपको हायर लेवल पे लेके जाए। अब आया तो ठीक है, नहीं आया तो अपना तो काम हो गया ना। बंद क्या कर रहा है?
पगले डिसीजन टेबल चालू करना अभी। हाँ क्या? हाँ। अब हमारा फ्लो चार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है एंड डिसीजन टेबल, डिसीजन टेबल। अब डिसीजन टेबल क्या है बच्चों? सो डिसीजन टेबल है ना एक ऐसा टूल है जो नाम से समझ में आ रहा है कि हमको हेल्प करेगा डिसीजन लेने में। तुमको सच बोलो ना तो समवेयर डिसीजन टेबल इज कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट ऑफ फ्लो चार्ट। कई बार फ्लो चार्ट में ऐसा होता है, देखो हम लोगों ने जो क्वेश्चन सॉल्व किया फ्लो चार्ट में उससे बहुत ही ना 3 कंडीशन 4 कंडीशन में खत्म कर दिया, बट कई बार कंडीशंस के अंदर कंडीशंस के अंदर कंडीशंस होती है, समझ में आ रहा है? सो समटाइम्स इट इज पॉसिबल कि हम कोई एक आध कंडीशन भूल जाए या उसका रेपरकशन भूल जाए, समझ में आ रहा है? तो ऐसा ना हो इसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं? डिसीजन टेबल। क्या बनाते हैं? जिसमें सारे कंडीशंस उसके सारे कॉम्बिनेशंस, समझ में आ रहा है? मतलब रेपरकशंस एक साथ एक टेबल में आ जाते हैं, समझ में? दूसरा इसका यूज है फास्टर डिसीजन करने के लिए, फास्टर डिसीजन लेने में, समझ में आ रहा है? देखो क्या होता है कि हमारे सामने सिचुएशंस होंगी, क्या होंगी? अब हर सिचुएशन में मैनेजमेंट को पूछना या बॉस को पूछना, उनके लिए भी तो फ्रस्ट्रेशन होता है ना, तो लोग क्या करते हैं? टेबल बना देते हैं। क्या बना देते हैं? और लिख देते हैं कि अगर ये सिचुएशन आया ना तो ये एक्शन लेने का, ये सिचुएशन आया तो ये एक्शन लेने का, मतलब हमको डिस्टर्ब, समझ में आ रहा है? तो इससे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या हो गई? फास्ट। क्या हो गई? समझ में आ? ये इसका बैकग्राउंड था, ये इसका क्या था? समझ में आ? अब हम उसकी फॉर्मेट समझते हैं। डिसीजन टेबल में 4 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? ये आपको मैंने थियरी में समझाया था, अब मैं आपको प्रैक्टिकली समझाने जा रहा हूं वापस से, ठीक है? सो मैं आपके लिए डिसीजन टेबल बना रहा हूं। अगर आपको याद है तो हमने जो लास्ट लेक्चर दिया था उसमें मैंने बनाया भी था और एक क्वेश्चन के साथ समझाया था। सो डिसीजन टेबल में 4 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? एवरीवन फर्स्ट होगा कंडीशन स्टॉप। स्टॉप क्या मतलब होता है? कंटेनर। क्या मतलब होता है? कंटेनर। मतलब यहां पे हम क्या लिखेंगे? कंडीशंस। क्या लिखेंगे? बच्चों ये कंडीशंस कहां से मिलेगी? क्वेश्चन में से। लेकिन उस कंडीशन को लिखने के लिए भी कुछ रूल्स होते हैं। अब तुम सबके पास शीट है और शीट में देखो डिसीजन टेबल की भी थियरी है, देखो ना जरा, और से 2 रूल्स लिखे हुए देखो। फर्स्ट रूल लिखा हुआ इसमें, ईच कंडीशन शुड बी रिटन ओनली वंस इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मल्टीपल अकरेंस। मतलब बच्चों आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, आपको एक कंडीशन मिला, आपने उस कंडीशन को स्टॉप में लिख दिया, आगे क्वेश्चन पढ़ रहे हो, फिर से वही कंडीशन आ रही है तो उसको इग्नोर करने का। क्या करने का? एक बार लिख दिया ना बच्चों, एक बार तो काम हो गया। समझा? पक्का? चलो सेकंड क्या बोल रहा है? डोंट इंक्लूड कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट ऑफ कंडीशन इफ अदर पार्ट ऑफ कंडीशन इज ऑलरेडी इंक्लूडेड। इसके लिए पहले समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री। यहां पे कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है जो एक दूसरे को कंप्लीट करे, एक दूसरे को। अब यहां देखो, सपोज इफ आई से मेल, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? हाँ, ये एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। तुम जब शादी में आते हो ना, तुम लोग एक वर्ड बोलते हो हमेशा, यार दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हैं। सेकेंड, कॉइन हम लोग ना, कॉइन, करेक्ट। तो अगर हेड होगा तो दूसरा क्या होगा? अब थर्ड, सुनो ध्यान से, अगर लेस देन 10,000 बोल रहा हूं, लेस देन, सो यहां पे क्या होगा? क्योंकि दोनों कंडीशन मिलकर कंप्लीट हो रहे हैं ना, क्योंकि कोई भी वैल्यू लो, या तो कम होगा या फिर वो, समझा? एवरीवन पक्का? सो हमने क्या किया? क्वेश्चन पढ़ा और हमको क्वेश्चन में से 3 कंडीशन मिली, कंडीशन 1, कंडीशन 2 एंड कंडीशन, ऐसे रैंडमली फॉर्मेट बना रहे हैं ना हम लोग तो अभी, समझ में आया?
कितनी कंडीशन मिली? कितनी मिली? समझा? अब सेकेंड पार्ट आ रहा है बच्चों, कंडीशन एंट्रीज। कंडीशन एवरीवन, अब यहां पर उन्होंने क्या लिखा है? हियर वी डिफाइन रूल्स, हियर वी डिफाइन रूल्स बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कंडीशंस, बेस्ड ऑन, वहां पे मैंने फॉर्मूला भी दिया है कि नंबर ऑफ रूल्स इक्वल टू 2 रेज टू नंबर ऑफ कंडीशन। कितनी कंडीशन है? 2 रेज टू 3 कितना होता है? 8। कितना होता है? सो यहां पे R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, 8 रूल्स बनेंगे। कितने बनेंगे? एवरीवन पक्का? उसमें लिखा है देखो, आफ्टर डिफाइनिंग रूल्स, आफ्टर डिफाइनिंग फिल ट्रू एंड फॉल्स और यस एंड, ऐसा लिखा है उसमें। देखो, दिख रहा है आपको? कैसे करोगे? कैसे करोगे? यहां देखो सब लोग, दिखा थर्ड कंडीशन, हम लोग वहां पे लिखेंगे 2 रेज टू 0। कितना होता है? कितना होता है? 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स। फिर लिखने का 2 रेज टू 1 कितना होता है? मतलब 2 ट्रू 2 फॉल्स। कुछ याद आ रहा है? वो नहीं है ये। 2 रेज टू 2 मतलब तुम लॉजिक सोच रहे हो, पर ये है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। थोड़ा दिमाग लगाओ। 3 कंडीशन है, उसके अलग अलग इंपैक्ट देखो ना। और याद है, कॉइन टॉस किया तो हेड एंड टेल होता है। 2 कॉइन टॉस किया, 2 हेड 2 टेल, याद है आपको साहब? और 3 कॉइन टॉस किया, वही है ये। सुनो सुनो सुनो, एग्जाम में ये नहीं लिखने का, ये तुमको शॉर्टकट दिखाया मैंने कि वो फटाफट फिलअप हो जाए और कंफ्यूजन ना हो उसमें। एग्जाम में तो डायरेक्टली फिलअप करेगा सीधा। समझा? समझा? चलो ठीक है। अब आ रहा है बच्चों एक्शन स्टफ। क्या आ रहा है? देखो, जब ये कंडीशंस फुलफिल होगी, कंडीशंस क्या होगी, तो क्या डिसीजन लेना है वो भी तो लिखना पड़ेगा ना, कि क्या डिसीजन लेना है अपने को। बट अगेन ये कहां से मिलेगा? क्वेश्चन से। सो अगेन हम लोगों ने क्वेश्चन रीड किया और हमको 2 एक्शन मिली। कितनी मिली? समझ में आ एवरीवन? एंड लास्ट आ रहा है हमारा एक्शन एंट्रीज। क्या आ रहा है? अब यहां देखो, जितनी कंडीशन एंट्रीज होगी, जितनी क्या होगी? कंडीशन एंट्रीज होगी। एवरीवन? एवरीवन? तो उतने ही आपकी एक्शन एंट्रीज होंगी। क्या होंगी? समझ में आया एवरीवन? पक्का? लेकिन सुनो, अब यहाँ पे हम लोग अभी कुछ कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे तो डिसीजन लेना है ना, तो ये तुम्हारा भी फिलहाल ब्लैंक रहेगा। जब हम लोग सॉल्व करेंगे ना क्वेश्चन, तब ये तुम्हारा फिलअप होगा। सो इन रियलिटी सिर्फ ये तुम्हारा आंसर है, और इतना आंसर बनाने के लिए एक ये पूरी फॉर्मेट डिफाइन करनी पड़ेगी। समझ में आया? अब इसमें ना और क्लैरिटी पता है कैसे मिलेगी? जब हम लोग एक्चुअली सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। तो तुम देखो लास्ट शीट, क्वेश्चन नंबर 1 देखो। So question number 1, a bank follows following policy to classify new accounts. पता है मुझे? Everyone, a bank follows following policy to classify. ठीक है, अब हम लोग सिस्टमेटिक करने वाले हैं। हाथ में पेंसिल ले लो बच्चों।
और पढ़ना शुरू करो। सबसे पहले क्या बोला है, इफ एज ऑफ डिपॉजिटर, दिख रहा है आपको 21 और, प्लीज अंडरलाइन 21 और अबव, और उसके नीचे देखो C1 क्योंकि ये तुम्हारी फर्स्ट कंडीशन है। देखो ना, इफ आया ना, इफ एंड डिपॉजिट ₹100 और मोर, तो अंडरलाइन करके लिखो C2। देन क्लासिफाई द अकाउंट टाइप एज A। जब ये दोनों कंडीशन फुलफिल होगी तो एक्शन क्या लेना है, सो क्लासिफाई एज A, अंडरलाइन करो और वहां पे लिखो A1। बराबर है। चलो सेकंड पढ़ो, कि इफ एज ऑफ डिपॉजिटर इज बिलो 21, ये आएगा क्या बच्चों? नहीं। क्यों नहीं आएगा? कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट है ना, समझ में आ रहा है बच्चों? कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट है, आएगा कि नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? समझ में आया? पक्का। एंड डिपॉजिट ₹100 और मोर सेम है, बट क्लासिफाई एज B, सो एक्शन 2 A2 आएगा वहां पे। एवरीवन पक्का। चलो फिर इसके बाद थर्ड, के एज 21 और अबव सेम है, एंड डिपॉजिट बिलो 100, कॉम्प्लीमेंट्री है ना, बट क्लासिफाई एज C, क्लासिफाई एज C, A3 एक्शन 3। एंड लास्ट क्या बोल रहे हैं, एज भी बिलो है एंड डिपॉजिट भी बिलो है, तो अगर दोनों बिलो हुआ, एक तो क्या है, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट है, तो डू नॉट ओपन अकाउंट, अंडरलाइन करो A4। एवरीवन चलो, सो अगर आपने ध्यान से क्वेश्चन देखा तो हमें कितनी कंडीशन मिली? कंडीशन कितनी मिली? एंड एक्शन। चलो अब टेबल देखो कैसे बनाते हैं हम लोग। पहले देख लो, सब लोग पहले देख लो, फिर आराम से कॉपी करना। अब यहाँ देखो, हमारे टेबल में कितने पार्ट्स होंगे? 4 पार्ट्स। कितने पार्ट्स होंगे? सबसे पहले क्या होगा? कंडीशन स्टॉप, कंडीशन एक्शन स्टॉप, बराबर है। नाउ कितनी कंडीशन हमको मिली है? 2। एक एज greater than 21 एंड डिपॉजिट 100। अब 2 ही अगर है तो रूल्स कितने बनेंगे? 2:2 होगा ना, सो R1 R2 R3 R4। अब यहां पे लिखेंगे 2:0, मतलब ट्रू फॉल्स ट्रू, और यहां पे लिखेंगे 2:1, सो ट्रू ट्रू बराबर है। एवरीवन चलो अब एक्शन स्टॉप। अरे आपने ढूंढा ना 4 एक्शन। फर्स्ट था क्लासिफाई एज B C, एंड लास्ट बराबर है। एंड हमने जितनी कंडीशन एंट्रीज होंगी उतनी ही एक्शन एंट्रीज भी होंगी। सो ये तुम्हारी फॉर्मेट कंप्लीटली क्या हो गई बच्चों? रेडी। एवरीवन पक्का? पक्का? श्योर? अब हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? क्या करेंगे? चलो अब देखो, जब तुम ये सॉल्व करोगे ना तो एक चीज ध्यान में रखना, हमको एट ए टाइम सिर्फ एक ही कॉलम पे कॉन्सेंट्रेट करना है। जब मैं R1 को देख रहा हूं तो मैं सिर्फ R1 पे फोकस करूंगा, किसी और पे फोकस, बराबर है। अब देखो, एज ग्रेटर देन 21 ट्रू, डिपॉजिट ग्रेटर देन 100 ट्रू। सो अगर दोनों फुलफिल होता है तो क्वेश्चन पढ़ के मुझे बताओ क्या एक्शन लेना चाहिए? क्या लेना चाहिए? बस हो गया, समझ में आया? अब R1 खत्म, R2 पकड़ो। एज
ग्रेटर देन 21 ट्रू, मतलब एज ज्यादा है। डिपॉजिट ग्रेटर देन 100 फॉल्स, मतलब डिपॉजिट बिलो है। तो ऐसा कॉम्बिनेशन के लिए क्या है? R3 लो, एज ग्रेटर देन 21 फॉल्स, मतलब एज बिलो है। डिपॉजिट ग्रेटर देन 100 ट्रू, डिपॉजिट ज्यादा है। और जब दोनों ही फुलफिल नहीं होती है तो डू नॉट ओपन अकाउंट। समझ में आया एवरीवन? ये हमेशा याद रखना, एट ए टाइम एक ही कॉलम पकड़ने का। दूसरा सुनो सुनो सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट है कि पहले कॉलम के कॉम्बिनेशन पढ़ने का और फिर उन कॉम्बिनेशन को क्वेश्चन में ढूंढने का, रिवर्स नहीं करने का कि क्वेश्चन में जो दिया है वो इधर ढूंढो। बहुत टाइम वेस्ट होगा, बहुत ही टाइम वेस्ट होगा। यहां देखो, कॉम्बिनेशन पकड़ो और फिर क्वेश्चन में ढूंढो, फटाफट होगा, फटाफट होगा। समझा? पक्का? चलो कॉपी करो फटाफट। लॉ का लेक्चर है 8 to 10। अब ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था बच्चों। सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, एंड प्लीज ध्यान से पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, और क्योंकि आंसर तुम्हें देना है मुझे पहले। A shop owner allows credit facility to his customers if they satisfy any one of the following condition. Please underline any one of the following condition. And और एक चीज के लिए अंडरलाइन करना चाहिए आपको, allow credit facility। और फिर से स्टेटमेंट एक बार पढ़ लो अच्छे से। A shop owner allows credit facility to his customers if they satisfy any one of the following condition. Everyone, first, holding the present job for more than 3 years. अरे अंडरलाइन करो ना, कंडीशन है ना, तो क्या है ये? C1. And residing in the same place for more than 5 years. C2. Second condition पढ़ रहा हूँ, monthly salary exceeds rupees 1500. C3. And holding the present job for more than 3 years. Same है ना? Third condition पढ़ रहा हूँ, residing in the same place for more than 5 years. Same है ना? And monthly salary exceeds rupees 1500. मतलब कितनी कंडीशन मिली? कितनी मिली? The facility is rejected for all other. बराबर है? Everyone, everyone. अब पहले तो 3 कंडीशन है, कितनी कंडीशन है? 3। अगर 3 कंडीशन है मतलब कितने रूल्स बनेंगे? एक्शन क्या होगा तुमने बताया नहीं लेकिन मुझे। करेक्ट। अब देखो मेरे पास तो क्या फॉर्मेट रेडीमेड है बच्चों, समझ में आ गया? तो पहले आप देख लो प्लीज प्लीज, यहाँ देख लो जरा, फिर आराम से सॉल्व करो, ठीक है? देखो कितनी कंडीशन है? कितनी कंडीशन है? होल्डिंग प्रेजेंट जॉब फॉर मोर देन 3 years, बराबर है? फिर residing for more than 5 years and salary exceeds rupees, everyone, 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 and action में 2 ही आएगा, credit allowed, credit disallowed, credit allowed and credit, everyone, everyone, पक्का?
अब देखो, जब तुमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सबसे सिंपलेस्ट अगर कोई क्वेश्चन तो यही है। क्वेश्चन कैसे पढ़ने का वो समझो पहले तो। वापस से देखो, मैंने आपको एक चीज की अंडरलाइन करवाई, इफ दे सैटिस्फाई एनी वन ऑफ द। अब सुनो, स्टूडेंट्स इसका क्या इंटरप्रिटेशन करते हैं? स्टूडेंट्स उनको क्या लगता है इसका मतलब किधर है, क्या है कि जिधर भी एक ट्रू आता है, मतलब कोई भी अगर एक भी कंडीशन सैटिस्फाइड हो गई, एक भी हो गई, सबको अलाउ कर दो। रॉन्ग इंटरप्रिटेशन। इंग्लिश एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, मतलब वो किसकी बात कर रहे हैं? क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। हाँ, कॉम्बिनेशन, मतलब यहाँ पे जो उन्होंने 3 कंडीशन दी ना अपने को 1 2 3, हाँ वो सैटिस्फाई होनी चाहिए। और उनका कोई भी एक कंडीशन, उनका ना क्वेश्चन का लोगे ना तो अपना 2 बनता है। हमने जो ढूंढी है ना कंडीशन, जब वो कोई भी 2 मैच होगी तो यहाँ का कोई एक कंडीशन बनेगा ना। समझ में आ रहा है एवरीवन? इसलिए आपको लगा क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन बहुत करेक्ट होना चाहिए। एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, यहाँ की बात कर रहे हैं कि इसमें से कोई अगर एक सैटिस्फाइड होता है तो हम उसको क्रिएट, मतलब अभी इतना इसका लॉजिक क्या डेवलप हुआ? लॉजिक क्या हुआ कि जिधर भी 2 ट्रू होगा मतलब वो कंडीशन सैटिस्फाइड हो जाएगा ना। अब तुम देखो, फर्स्ट में तो बाय डिफॉल्ट है देना ही देना है, ये दोनों ट्रू आ रहा है, ये दोनों ट्रू आ रहा है, इधर नहीं, यहाँ पे अब बाकी सब समझा एवरीवन? और एल्स जो हमारी मेथड है कि सर पहले यहां पढ़ने का और फिर यहां ढूंढने का, वो भी तो कर ही सकते हो ना। तो इधर तो सब अलाउ तो अलाउ होना ही था। अब यहाँ पे देखो, ये मैच हो रहा है, ये मैच हो रहा है, अगर इन दोनों को मैच मर्ज करोगे तो यहाँ का एक कंडीशन बन जाएगा ना अपने आप। समझा? पक्का एवरीवन श्योर एकदम? चलो कॉपी कर लो फटाफट। देखो गाइस, जब तुम डिसीजन टेबल सॉल्व करते हो ना तो उसमें भी टाइप्स होते हैं। लिमिटेड एंट्री डिसीजन टेबल, एक्सटेंडेड डिसीजन टेबल एंड मिक्स्ड डिसीजन टेबल। समझ में आ? जनरली अगर आपको पूछेंगे तो आपको पूछेंगे लिमिटेड एंट्री डिसीजन टेबल। क्या पूछेंगे आपको? समझ में आ गया एवरीवन? अब जरा ध्यान से सुनो, ध्यान से, कि उसका मतलब क्या होगा लिमिटेड एंट्री डिसीजन टेबल का। तो उसका मतलब ये होता है कि अगर आपके टेबल में कोई रूल्स सेम हो, रूल्स सेम हो, सेम, समझ में आ रहा है? या सेम कंडीशंस पे आंसर आ रहे हो, सेम कंडीशंस पे आंसर, तो उसको अलग क्यों रखो? मर्ज कर दो ना। तो मर्ज करोगे तो टेबल क्या हो जाएगा आपका? छोटा होगा ना। तो जो रीडर है, रीडर उसके लिए भी तो इजी होगा ना कि सेम रूल उसको बार बार नहीं देखना, सेम रूल उसको बार बार। समझ में आ रहा है? लेकिन तो सर हमको तो कुछ सेम दिख ही नहीं रहा है इसमें। मेरी नजर से देखो, देखो अपनी नजर से ही। अब यहां देखो, R1 देखो, ये ट्रू है एवरीवन, ये ट्रू है और हमने एक्सेप्ट कर लिया, यस और नो? R2 देखो, ये ट्रू है, ये ट्रू है, हमने एक्सेप्ट कर लिया। तो एक्चुअली ये कंडीशन का तो कोई मतलब नहीं था ना अपने लिए। देखो ना, सेम नहीं दिख रहा क्या? सेम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? R7 लो, फॉल्स फॉल्स, रिजेक्ट कर दिया। देखो अगेन R8 लो, फॉल्स फॉल्स, देखो यहाँ पे हाथ तो सेम लग रहा है ना।
मतलब सेम कंडीशंस पे आंसर आ रहे ना, तो फिर अलग क्यों रखना, उनको क्या कर देना चाहिए। पर ये तो मैंने आपको दिखाया ना, आपको क्या पता था ऐसा कुछ होता है। तो भैया आप कैसे ढूंढोगे, उसके लिए भी रूल्स होते हैं, टेंशन मत, तो थियरी में लिखा हुआ है, मैं कुछ छोड़ना नहीं हूं बच्चों, थियरी में लिखा हुआ है, वो भी थियरी में। हाँ तुम देखो डायग्राम के एग्जैक्ट नीचे देख लो, डायग्राम के एग्जैक्ट नीचे लिखा हुआ है। अब यहाँ देखो सब लोग, यहाँ देखो सब लोग, कि हाउ विल यू कम टू नो दैट कि वेदर टू रूल्स आर मर्जिंग और नॉट, मर्ज हो रहे कि नहीं हो रहे, ये कैसे मालूम पड़ेगा आपको। बहुत सिंपल है, यहाँ देखो सब लोग, रैंडमली चालू कर देने का कि जो लोग R1 R2 पकड़ते हैं, रैंडम ऐसे ऐसी R1, उस देखो क्या लिखा है कि जो भी कॉम्बिनेशन आप पकड़ोगे सबसे पहले उसकी एक्शन एंट्री को चेक करो। समझ में आ रहा है? एंड इफ इट इज सेम, इफ इट इज तो ये आगे बढ़ने का, वरना आगे बढ़ने का ही, आगे कोई कॉम्बिनेशन पकड़ने का ना, या फिर बट देखो यहाँ पे कोइंसिडेंटली दोनों सेम है, दिख रहा है आपको, दोनों सेम है ना एवरीवन, तो आगे बढ़ना पड़ेगा। अब सेकंड पढ़ो, इफ एक्शन एंट्री आर सेम, इफ सेम देन चेक देयर करस्पॉन्डिंग, चेक देयर करस्पॉन्डिंग कंडीशन एंट्रीज। मतलब ये दिख रहा है, ये कंडीशन करस्पॉन्डिंग हो गया ना। इन दैट ऑल शुड मैच एक्सेप्ट वन, ऑल शुड मैच, मैच हो रहा है, मैच हो रहा है, मैच हो रहा है, चलेगा चलेगा, क्यों चलेगा, समझ में आया। सो मतलब हमारा टेबल 2 बनेगा, क्या बनेगा, अब ये हमारा फाइनल आंसर। सो टेबल 2 कंबाइनिंग, क्या लिखने का, R1 and R2, R1 and R, समझ में आ गया बच्चों एवरीवन। चलो 3-4 हो सकता है, क्यों क्यों नहीं हो सकता, 3-5 हो सकता है, हो सकता है। चलो तो आगे देखते हैं, करस्पॉन्डिंग मैच हो रहा है, पर एक तो चलेगा ना, मैच हो रहा है, खत्म हो गया। चलो 4-6 हो सकता है, मिसमैच। चलो 6-7 मैच हुआ, मिसमैच हुआ, मिसमैच तो नहीं होगा ना। 7-8 मैच, सो R7 and R बराबर है। बट सुनो जरा, और अपनी आंखों का, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। R1 और R3 भी हो सकता है, देखो R1 और R5 भी हो सकता है, R4 और R8 भी हो सकता है, R6 एंड R8 भी हो सकता है। लेकिन सुनो बच्चों, यहाँ देखो यार, इसके लिए आपको एक जनरल लॉ याद रखना है। एक बार जोड़ी बन गई, उसके बाद यहाँ वहां नहीं देखने का। समझ में आ गया एवरीवन? तुमने देखो R1 ऑलरेडी जोड़ी बना चुका है बच्चों, तुमने हर बार R1 R3 हर बार जा चुका है ना वो, मतलब वो ऑप्शन अपने पास अब नहीं है। बच्चे में ऑप्शन से उसमें अगर कुछ मर्ज हो रहा है तो देखो, वरना जाने दो। समझ में आ गया? मैंने जनरल लॉ बोला है, आई डोंट नो किस सेंस में जा रहे हो। हाँ चलो अब यहाँ देखो, टेबल 2 में सुनो, ये सब तो सेम ही होगा, ये अब सेम नहीं हो सकता। अब 8 रूल नहीं बनेंगे, नहीं बच्चों, सिंपल तरीके से देखते हैं ना। देखो ऐसा कहा जाता है कि जब जोड़ियां बनती है ना तो एक हो जाती है। अरे मर्ज हो गया ना, ऐसा होना होगा। फिर बच्चों जो अकेले होते हैं ना, वो अकेले आते हैं और अकेले चले जाते हैं नेक्स्ट टेबल में बोला, और फिर एक जोड़ी बन गई बच्चों।
सो काउंटिंग करना कितने रूल्स बने हैं, कंफ्यूज नहीं करने का, जोड़ी बना के देख लेने का कि अकेले है या जोड़ी में, समझ में आया। अब यहाँ देखो मैं फिर से पूरा टेबल बना के दिखा रहा हूँ आपको अभी। Condition stop, condition entries, action stop, action entries. Holding job for more than 3 years, preceding 5 years, salary. Now, अब यह देखो R1, R2, R3, R4 एंड R6 ही रहेगा बच्चों। यहां पे क्रेडिट अलाउड, डिसअलाउड, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, समझा। बट अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है कि इसमें हम अपने इस ओल्ड रूल से नहीं चल सकते, क्योंकि अब फर्स्ट टेबल से सेकंड टेबल बन रहा है ना, तो सेकेंड टेबल की जो एंट्रीज है वो फर्स्ट टेबल पे डिपेंड करेगी। एवरीवन समझ में आ रहा है। अब यहां देखो R1 R2 देखो, उसमें फर्स्ट एंट्री ये तो मर्ज हो रहा है ना, यहां पे क्या है, सो यहां देखो R1 का फर्स्ट क्या होगा, अभी तुम सबकी बुक में तो ऑलरेडी सॉल्व है, समझ में आ रहा है। अब R1 R2 का सेकेंड एंट्री दोनों ट्रू है, तो इधर क्या होगा, बट थर्ड एक ट्रू है और एक फॉल्स है, गलत, वो कंडीशन एप्लीकेबल ही नहीं है ना अपने लिए, ये थोड़ी हम लोग प्लस माइनस माइनस कर रहे हैं, समझ में आया। और दूसरा ऑब्वियस है कि एक्शन तो सेम ही थी ना पहले से उन दोनों की, क्रेडिट अलाउ, समझा एवरीवन, एवरीवन पक्का पक्का। चलो अब यहां देखो सब लोग, R1 R2 तो चलेंगे, R1 R2 एवरीवन। अब R3 जो है वो तो अकेला ही है, वो मर्ज हुआ किसी के साथ, तो हम R3 को एज इट इज कहां पे कॉपी करेंगे, कहां पे कॉपी करेंगे, R2 में। तो बताओ ट्रू फॉल्स ट्रू, बराबर है एवरीवन। R4 मर्ज हो रहा है किसी के साथ, तो ट्रू फॉल्स फॉल्स, सेम कॉपी। R5 मर्ज हो रहा है क्या, F E T। R6 मर्ज हो रहा है क्या, F T F। एंड अब यहां पे एक ही है, तो उधर भी तो मर्ज ही हो रहे हैं दोनों, फॉल्स फॉल्स। समझा पक्का एवरीवन, श्योर एकदम एवरीवन। सो वो टेबल कॉपी किया तुमने, वो टेबल कॉपी हो गया, सबका हो गया। सो अब तुमको हाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट है लिखना, क्योंकि तुम्हें एग्जाम में तो बताना पड़ेगा ना। चलो चलो अब लास्ट कॉन्सेप्ट देख लो बस। सुनो अभी ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। देखो अभी हमने ये टेबल तो बनाया, पर ये टेबल 2 है, आपको बैठना नहीं है, फिर चेक करना है कि इसमें कुछ मर्ज हो रहा है क्या, और अगर इसमें कुछ मर्ज होगा तो टेबल 3 होगा। देखो तुम लोग लकी हो कि इसमें नहीं हो रहा है, लकी हो जरूरी नहीं है, अगर ऐसा होगा तो समझना है। अब लेकिन सुनो सुनो सुनो, हाउ विल यू वेरीफाई कि तुम्हारा जो टेबल लास्ट में आया है वो करेक्ट है कि नहीं, वो वेरीफाई कैसे करोगे, समझ में आ रहा है। तो उसकी एक टेक्निक है, यहाँ देखो, यहाँ देखो सब लोग समझे, अपना लास्ट आंसर बराबर है। अब वो टेक्निक क्या है, तो दिख रहा है डैश एवरीवन। हम लोग ने एक क्रॉस टेक्निक बनाई, क्रॉस टेक्निक। वो कैसे हम लोग यूज करते हैं देखो,
हम लोग काउंटिंग करते हैं नंबर ऑफ डैश का, ठीक है? कैसे करेंगे? यहाँ देखो, यहाँ पे कितना डैश है, तो हम लोग लिखेंगे 2:1, लिखेंगे 2:1, यहाँ पे है क्या 2:0, यहाँ पे है 2:0, यहाँ पे है 2:0, यहाँ पे है, यहाँ पे, और सुनो, इन सबका जो भी आंसर है ना उसको ऐड कर देंगे। क्या करेंगे? सो 2 + 1 + 1 + 1 + 1 + 2 कितना आ गया? कितना आया? कितना आया? और अपने ओरिजिनल रूल्स कितने थे? मैच हो रहा है, तो आंसर करेक्ट है। समझ में? मतलब अरे समझे नहीं तुम लोग? ये कंडीशन के हिसाब से अपने ओरिजिनल कितने थे? हाँ, तो जब तुम्हारा डैश खत्म हो रहा है, समझो जो लास्ट टेबल बनेगा तुम्हारा, क्या बनेगा लास्ट, तो तुमको ऐसा एनालिसिस करके देखना पड़ेगा कि ये जो डैश वाला कॉन्सेप्ट है, समझ में आ रहा है एवरीवन? हमको उसे टोटल मारना है, और यहाँ पे जो आंसर आएगा सेम आंसर का मतलब सेम रूल्स होने चाहिए हमारे ओरिजिनल टेबल में, सेम रूल्स होने चाहिए हमारे। समझ में आया? अभी आप बोलोगे सर लेकिन यहाँ पे 2 डैश होते तो यहाँ पे 2:2 लिखते। कॉमन सेंस यूज करो ना, इधर 1 डैश है तो मैंने 2:1 लिखा, देखो यहाँ पे एक भी डैश नहीं है तो मैंने 2:0 लिखा, तो अगर 2 डैश होते तो क्या लिखते? क्या लिखते? समझा? पक्का एवरीवन? अब सुनो, इस कॉन्सेप्ट पे आरटीबी में क्वेश्चन है, रिवर्स किया है फर्स्ट टाइम, मतलब मैं खुद भी शॉक हूं कि ऐसा खतरनाक भी कर सकते तुम्हारे साथ हो। सही में? सुनो लोग, इवन डिसीजन टेबल लास्ट टाइम सिलेबस में था ना, सिलेबस में था डिसीजन टेबल चैप्टर था, तो भी उन्होंने नवंबर 2002 में पूछा था, उस समय पूछा ही नहीं उन्होंने। अब इस बार उन्होंने क्या किया पता है क्या? ऐसा एक टेबल बना के दिया है, टेबल, अरे फाइनल टेबल, और क्या बोला है कि चेक करो कि ये टेबल करेक्ट है कि नहीं है। अब तुम सोचो फाइनल टेबल को हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं? ये टेक्निक से। समझ में आ रहा है? ये टेक्निक से कि उसमें जो रूल्स आ रहे हैं, फाइनल रूल्स आ रहे हैं, समझ में आ रहा है? और जो भी नंबर ऑफ डैश के सबसे यहाँ पे आंसर आ रहा है वो उसके ओरिजिनल रूल्स में होना चाहिए। अभी तो लेकिन सर उन्होंने ये टेबल दिया है, हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि ओरिजिनल करेक्ट? कम दिमाग हो, यहाँ पे अगर 3 कंडीशन है तो यहाँ से कैलकुलेट नहीं कर सकते क्या हम लोग? अगर यहाँ पे 3 कंडीशन है तो 2:3 के 8 कर सकते हैं ना? ओरिजिनल टेबल की क्या जरूरत है उसमें अपने को? कॉमन सेंस, कॉमन सेंस। समझ में आया? तो यहाँ पे फ्लो चार्ट एंड डिसीजन टेबल, ठीक है? सुन लो मैं अभी बता रहा हूँ। फ्लो चार्ट में आरटीपी में जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लेना, क्योंकि सुनो वो स्लैब रेट पे है, इनकम टैक्स वाला नहीं है, दूसरा क्वेश्चन है, बट स्लैब रेट पे। अभी सुनो, तुम्हें मालूम कैसे पड़ेगा कि स्लैब रेट है या नहीं है? अगर आपके टेबल में ऐसे वर्डिंग आते हैं, फर्स्ट, नेक्स्ट, समझ में आ रहा है? फर्स्ट, नेक्स्ट, ऐसे वर्डिंग आते हैं, टेबल में वर्डिंग आते हैं, मतलब समझ आ रहा है कि वो स्लैब रेट है। क्या है वो? समझ में आया? पक्का एवरीवन? श्योर? ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।